प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6-7 के लिए साइंस का एक वीडियो आपके सामने उपस्थित है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज है हमारे सामने हमारे चारों ओर की वायु। तो आपने सीखा है, देखा है, अनुभव किया है, सभी जीवों को जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। सभी जीव जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद हैं उनके लिए वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने सोचा कभी वायु कहाँ से आती है? देखो, पेड़ों की पत्तियाँ हिलती हुई नज़र आती है आपको, और कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके हुए कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं और फिर वो सूख जाते हैं। ठीक है, वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग उड़ पाती है। तो विद्यार्थियों, वायु से कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। वायु से पवन चक्कियाँ चल रही है, फिरकियाँ चल रही है, और वायु से कपड़े सूख रहे हैं, वायु से पत्तियाँ हिल रही है। तो क्या वायु आपने देखी कभी? तो मुख्य कार्य ये है कि वायु क्या है, वायु कहाँ से आती है। इसके लिए हम देखो यहाँ पर आगे दिया हुआ है आप इसके अंदर, क्या वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, ये पता करना है हमें। तो आइए देखो, हम इसमें देखते हैं क्रियाकलाप एक कि कांच की एक खुली हुई बोतल लीजिए। क्या ये वास्तव में बिल्कुल खाली है? आपको खाली नज़र आएगी बिल्कुल, लेकिन खाली नहीं विद्यार्थियों, इसके अंदर वायु है। वो कैसे? देखो, इसके अंदर कुछ है, उसे उल्टा कीजिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको प्रयोग में 2 बोतलें दी गई हैं। एक बोतल के अंदर बिल्कुल बोतल को सीधा अंदर पानी में डाला गया है और उसको अंदर जाके फिर धीरे से तिरछा कर दिया गया है। जैसे ही हम उसको तिरछा करते हैं, छोटे छोटे बुलबुले उसके अंदर बाहर आते हैं। तो ये बुलबुले कहाँ से आए? क्या बोतल के अंदर वायु थी तब बुलबुले आए? तो विद्यार्थियों, यह वायु जो कि बोतल में उपस्थित थी, बोतल में क्या थी? वायु थी, तब ये बुलबुले निकले हैं। बोतल को थोड़ा तिरछा करते हैं हम, तिरछा करते ही पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वायु उसकी बाहर निकल जाती है बुलबुलों के रूप में। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि खाली जगह में, हर जगह में वायु उपस्थित होती है, हमें दिखाई नहीं देती, वायु प्रत्येक जगह विद्यमान है। तो देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पर अंडरलाइन करना है आपको। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर के ऊपर है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की कई किलोमीटर सतह ऊपर तक है, वहाँ तक वायु विद्यमान है। और इसे हम, जहाँ तक वायु हमारी विद्यमान है, वहाँ तक के पूरे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल अर्थात वायु का उपस्थित होना, वायु का क्षेत्र। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल हो जाती है, वायु हल्की हो जाती है। और क्या आपने विचार किया है कि पर्वत पर चढ़ने वाले जो आदमी हैं, पर्वतारोही है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों, आपको विदित होना चाहिए कि हमारे जो वायुमंडल में वायु है, यह कुछ लिमिट सीमा तक ही उपस्थित है, कुछ किलोमीटर तक की वायु है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायु हल्की विरल होती जाएगी, विरल होती जाएगी, वायु समाप्त हो जाएगी। यानी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। एक निश्चित सीमा के बाद ऊपर जाने पर वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए गोताखोर जो होते हैं, वो पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले, वो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का, ताकि उनको श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो वायु विरल हो जाती है। वायु किससे बनी है? देखिए, 18वीं शताब्दी में सोचते हैं कि वायु केवल एक पदार्थ है। प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि वायु वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यानी कि वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। तो देखिए, जलवाष्प, हमने पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने ये देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से के संपर्क में आती है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, अर्थात जम जाती है, तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु के जलवाष्प का उपस्थित होना आवश्यक है। प्रकृति में जो जल चक्र चलता है, यानी जलवाष्प जम जाती है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडी हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति में हमारे जो जल चक्र चलता रहता है, वायु जल वाष्प होकर उड़ जाता है, फिर उसके बादल बन जाते हैं, फिर वर्षा हो जाती है, जलवाष्प, इस प्रकार जल चक्र हमारा चलता रहता है। तो देखिए, क्रियाकलाप दे रखा है हमको यहाँ पर एक वायु के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले हम मोमबत्ती ले लेंगे एक। ठीक है विद्यार्थियों, मोमबत्ती को जलाएंगे हम। जैसे ही मोमबत्ती को जलाएंगे, मोमबत्ती जलेगी, और एक गिलास ला करके मोमबत्ती के ऊपर उल्टा ढक देंगे। जैसे ही गिलास ढकते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो उसके अंदर थोड़ी देर तक मोमबत्ती जलती है, बाद में मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है,
तो देखो यहाँ दे रखा है गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? देखो यहाँ कारण दिया हुआ, अंडरलाइन देखो। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी हुई मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि वायु वह घटक है जो मोमबत्ती को जलाने में सहायक होता है और वह सीमित है, क्योंकि गिलास के अंदर की जो वायु जब तक उसमें अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है तब तक वो मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। और विद्यार्थियों, जैसे मोमबत्ती बुझेगी इसका मतलब मोमबत्ती जब तक जल रही थी तो जलाने में सहायक है ऑक्सीजन। क्या है? तो वायु का वह घटक जो जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना, ऑक्सीजन किसे कहते हैं। तो जो जलाने में सहायक है वायु का घटक वह ऑक्सीजन कहलाता है। और देखो नाइट्रोजन क्या है कि आपने देखा होगा जैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है उसमें धुआं बाहर निकलता है। तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ या मोमबत्ती को जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है। अब आता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपकी, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। जैसे बंद कमरे में कोई हमने सिगड़ी, अंगीठी, कुछ भी चूल्हा वगैरह हमारे कोई भी जला देते हैं तो हम वहाँ पे घुटन महसूस होती है। तो घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के एकत्रित होने से हुई है। लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। तो हमारे चारों ओर जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषित वायु होती है, इससे वायु का प्रदूषण होता है। इसलिए सूखी पत्तियों को हमें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और फलस्वरूप वातावरण में आ जाती है और वातावरण दूषित हो जाता है। अब देखिए धूल और धुआं। ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें, अन्य सूक्ष्म कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं और गैसों से हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूल के कण हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो जो चिमनी आपने देखी बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती है क्योंकि वहाँ की वायु बहुत ऊपर चली जाए, नीचे नहीं आए। उससे क्या मानव जीवन बचा रहे, मानव जीवन में क्षति नहीं हो। और पक्षियों के लिए वो थोड़ा हानिकारक है। पक्षी ऊपर उड़ते हैं आकाश में, पक्षियों के बिल्कुल ये नज़दीक चली जाती है वायु, पक्षी पास में रहते हैं उनके। देखिए क्रियाकलाप आया है। विद्यालय में एक धूप वाला कमरा खोलिए, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, इसमें पर्दे डालकर पूरा अंधेरा कर दीजिए। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस दिशा में दरवाजे में से बिल्कुल थोड़ा सा एक छिद्र खोल दीजिए। आप छोटा सा एक पतली झिर्री काट दीजिए तो आप क्या देखेंगे, सूर्य किरण उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो इस प्रकार विद्यार्थी चित्र में दे रखा है आपको, ये बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर जो ये आपके गेट लगा हुआ दरवाज़ा, इसके अंदर एक छिद्र है कर दिया गया है। बाहर सूर्य किरणें आ रही हैं, छिद्र के रूप में इसके ऊपर पड़ रही है। आपको ये बता रहा है छोटे छोटे धूल के कण आपको तैरते हुए नजर आएंगे इस प्रकाश के अंतर्गत, अर्थात धूल के कण उपस्थित होते हैं प्रत्येक जगह। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, जो यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते हैं। जब हम नाक में सांस लेते हैं तो वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने के लिए रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा झिल्ली उपस्थित होती है और हमारे जो नाक में बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो धूल के कण हैं उनको, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, उनको रोक लेते हैं। फलस्वरूप श्वास हमें शुद्ध प्राप्त होती है। तो देखिए विद्यार्थियों आगे देखो, यहाँ पर भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें उपस्थित भी होती हैं, धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होते हैं, कुछ गैसें भी होती है। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। देखिए दूसरे पेज पे आपको चित्र बता रखा है वायु की संरचना के बारे में, इसको अच्छी तरह आप स्टडी कर लें। नाइट्रोजन हमारे पास वायुमंडल में 78% है, उसके बाद हमारे पास 21% ऑक्सीजन है और इस प्रकार हमारे पास ये कुल मिलाकर दोनों ही 99% हो जाती है। क्या हो जाती है? 99%। 1% में ये रेड कलर का आपको चित्र दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, यानी CO2 की मात्रा और जलवाष्प और दूसरी जो अन्य गैसें हैं हीलियम और ऑर्गन वगैरह और भी गैसें हैं हमारे पास, वो सारी 1% में आ जाती है। इस प्रकार हमारे पास 100% का आंकड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान दें, सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद 1% में अन्य गैसें उपस्थित होती है। अब देखिए पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है।
अब देखिए आपने यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा, धातु का एक बर्तन लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसके अंदर धीरे धीरे गर्म कीजिए। पानी को उबलने से पहले सावधानी पूर्वक अंदर की तरफ देखिए। क्या आप देखते हैं बुलबुले इससे चिपके हुए हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, यानी जो वायु उस पानी के अंदर उपस्थित होती है वह गर्म करने पर बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। आप पानी को यदि गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो पानी जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी पानी वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है, अंततः उबलने लगता है। तो हमने अध्याय में पहले भी जानकारी प्राप्त की इसकी कि जीव पानी में रहते हैं और वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे जो भी जीव है हमारे वो पानी में रहते हैं और पानी में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसलिए वह जीवित रह पाते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए विद्यार्थियों, एक ये कह रहा है मिट्टी का एक ढेला लीजिए, एक मिट्टी का एक बड़ा ढेला जो मतलब लीजिए, और क्या कह रहा है इस ढेले में पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत ही मांद या छिद्र बना लेते हैं। मिट्टी के जो जीव होते हैं वो मिट्टी के अंदर मांद बना लेते हैं, यानी अपना घर बना लेते हैं और छिद्र बना लेते हैं ताकि उसमें आराम से श्वास आता रहे उनको। छिद्रों में फिर वायु का अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपस्थित होती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है लेकिन जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है, उन छिद्रों में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, उसकी वायु बाहर निकल जाती है। तो छिद्रों के मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों में सांस लेने के लिए ज़मीन का पर आना पड़ता है। और यही कारण है कि केंचुआ जो है, जो मनुष्य का मित्र है, केंचुआ केवल भारी वर्षा के समय ही ज़मीन से बाहर आते हैं। जब भारी वर्षा होगी तो आपने देखा होगा केंचुए बिल्कुल रोड पे चलते हुए, आप वो अपने रास्ते पे चलते हुए नजर आए होंगे बहुत सारे केंचुए बरसात में, क्योंकि जहाँ वो केंचुए रह रहे हैं मिट्टी के अंदर, वहाँ का स्थान अब पानी ने ले लिया है और वायु उसमें से निकल गई है, इसलिए उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये है साहब वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो इस प्रक्रिया में देखो, ये आपने पढ़ा है पहले भी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। पौधे भोजन बनाते हैं इस क्रिया के अंतर्गत। तो यह प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी जितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं उससे भी दुगनी तिगनी ऑक्सीजन वो उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पौधे भोजन बनाने में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और पौधे जो छोड़ते हैं वो भी ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। भोजन में ऑक्सीजन लेते हैं, ये वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे सामान्यतः, इसलिए हम कह सकते हैं पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वास्तव में जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे व जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी पौधे जंतु पर निर्भर है, जंतु पौधों पर निर्भर है, क्योंकि पौधे से ऑक्सीजन वगैरह निकलती है, जंतु वगैरह श्वास लेते हैं और जंतुओं से पौधे निर्भर रहते हैं, पौधे पर जंतु निर्भर, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार हम अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट है भाई, है। तो वायु बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या वायु के कुछ उपयोग भी हैं, वायु से हमें कुछ लाभ भी हैं। तो देखो वायु में आपने पवन चक्की के बारे में सुना होगा। पवन यानी वायु, चक्की यानी चक्की, पवन से चलने वाली जो चक्की है, वायु से चलने वाली चक्की पवन चक्की है। तो पवन चक्की को जब घुमाते हैं तब पवन जो वायु है, जब पवन चक्की घुमाती है, पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में किया। जैसे ही वो घूमती है उसके अंदर बेल्ट लगा देते हैं, बेल्ट जो घूमती है तो नीचे से पानी ऊपर की ओर आता है। तो देखो आटा चक्की चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न भी की जाती है। पवन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फैक्ट सारे। पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न होती है। वायु नाव में खेने में वायु नाव खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट आदि हवाई जहाज चलाने में सहायक है ये वायु। तो बड़े बड़े पैराशूटों को आपने जैसे मान लो पैराशूट लेकर के वायुयान में जाते देखा होगा, वहाँ से वो कूदते हैं, उतरते हैं, पैराशूट लेते हैं। जैसे ही पैराशूट को खोलते हैं तो वायु का दबाव पैराशूट की विपरीत दिशा की ओर लगता है, तो व्यक्ति है ना धीरे धीरे नीचे की ओर आता है।
सावधानीपूर्वक। तो पक्षी, चमगादड़ तक कीट, कीड़े मकोड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों, फूलों को, पराग कणों को इधर उधर ले जाती है। जब पिछले अध्याय में मैंने पढ़ा भी था, एक बार बताया था मैंने आपको, जो वायु जो होती है, कई पौधों के बीज ऐसे होते हैं उनके अंदर उनके पंख से जैसे मान लो वो उपस्थित रहते हैं, और रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद उनके ऊपर चारों लगे रहते हैं। जैसे हवा आती है तो वो रुई वो उड़ जाती है, उसके साथ बीज चिपके हुए रहते हैं और वो बीज दूसरी जगह जाकर गिर जाते हैं, तो इस प्रकार वो बीज वहाँ उग जाते हैं। तो इस प्रकार समझ गए होंगे आप विद्यार्थियों, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो सारांश में एक बार आप देख लेते हैं, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सारांश में दिए होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि विद्यार्थी सारांश को भी अच्छी तरह देखें, आप अच्छी तरह समझें। सारांश में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो देखो, प्रत्येक स्थान पर वायु मिलती है और हम वायु को नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस। जैसे मान लो पेड़ से पत्ता हिल रहा है, कपड़े सूख रहे हैं, इसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कपड़े सूख गए, इसका मतलब वायु थी, वायु उपस्थित है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है, बिल्कुल वायु स्थान भी घेरती है। जैसे हमने प्रयोग करके बताया था आपको, एक गिलास लेकर के गिलास में एक रुमाल रख लेते हैं, गिलास को उल्टा करके पानी में डालते हैं और वापस सीधा ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, तो रुमाल हमारा गीला नहीं होता है, रुमाल नहीं भीगता है, क्योंकि वायु ने दबाव डाला है, वायु उस गिलास के अंदर उपस्थित है, इसलिए वो रुमाल हमारा भीगता नहीं है, ऐसे कैसे सूखा नजर आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वायु स्थान घेर रही है, वायु है स्थान में, वायु का स्थान है, वायु निकल नहीं पा रही उसके अंदर से गिलास में, तभी वह रुमाल जो है भीगा नहीं है। जल तथा मिट्टी में उपस्थित होती है वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है, और इससे कुछ धूल कण भी हो सकते हैं इसमें। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है, श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन जो है ना, स्वयं न जलकर जलाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये है, ऑक्सीजन, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम कोई भी चीज़ जलाएंगे, कोई वस्तु को, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी। तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे रहती है, वायुमंडल कहते हैं। तो ये भी नोट कर लें आप। देखो प्रश्न है आपके, अच्छे प्रश्न बन रहे हैं इसके अंदर, अच्छी बातें सीखने योग्य हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको समझना है, स्टडी करना, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और अच्छी तरह तैयार करना है, और अधिक से अधिक आपको बुक का इस्तेमाल करके बढ़िया इसमें अच्छी तरह प्रयास करें, डीपली जाएं, अध्ययन करें, और यही मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।